दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक धमाकेदार थाई सस्पेंस थ्रिलर स्टिंग रेस्क्यू मूवी, जिसमें एक्शन स्टार टोनी जॉय ने लीड रोल निभाया है। उनकी दमदार परफॉर्मेंस, एक्शन और सस्पेंस इस फिल्म को और भी बेहतरीन बनाते हैं। यह मूवी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी प्रेरणा है। कहानी शुरू होती है ब्रायन से, एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। बदले की आग में जलता ब्रायन एक एक सुराग तलाशता है। हमलावर की जेब से मिले मोबाइल फोन से शुरू होती है ब्रायन की नई तलाश असली हत्यारे की। मगर जब पुलिस उसे उसकी पत्नी और बेटी का कातिल मानती है तो वो फरार हो जाता है। उसकी पत्नी के फोन में छिपे रहस्यमय चैट्स उसे ले जाते हैं एक नाम तक, मोसी, जो शहर का अफीम और हथियारों का तस्कर था। यहीं से शुरू होती है ब्रायन की बदले और सच की जंग। ब्रायन को समझ आ जाता है कि अगर किसी के पास सच्चाई की चाबी है तो वो मोसी ही है। ब्रायन बिना देर किए मोसी के ठिकाने पर पहुंचता है। रात का सन्नाटा, जर्जर गोदाम और चल रही सौदेबाजी। मोसी के गुंडे उसे देखते ही हमला करते हैं, लेकिन ब्रायन एक प्रोफेशनल थाई फाइटर है, उन्हें बिजली की रफ्तार से खत्म कर देता है। वह मोसी को पकड़कर पूछता है, किसने मेरी फैमिली को मरवाया? डर के मारे मोसी बताता है कि उसने सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर पर काम किया था। तभी ब्रायन की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर लिखा था जॉन इंडस्ट्रीज। अब उसे सब कुछ साफ हो जाता है, क्योंकि जॉन इंडस्ट्रीज योहान नाम के एक आदमी की थी। अब ब्रायन मोसी को धमकाता है और वो बताता है कि योहान की बेटी टीना को रोज एक खास कार से स्कूल छोड़ा जाता है। वही कार अब ब्रायन का अगला सुराग बन जाती है। अगले दिन ब्रायन पहुंचता है योहान की बेटी टीना स्कूल के बाहर 12-13 साल की मासूम बच्ची, जिसके कपड़ों पर मिट्टी और चेहरे पर चोट के निशान हैं। साफ दिखता है कि वो अकेली और उदास है, क्योंकि उसके पिता फिर उसे लेने नहीं आए। यह देखकर ब्रायन के अंदर बदले और इंसानियत के बीच एक टकराव शुरू होता है। वह मौका देखकर टीना के बैग में एक ट्रैकर डिवाइस लगा देता है ताकि उसकी लोकेशन और आवाज़ें ट्रैक कर सके। अब टीना बन जाती है ब्रायन के लिए योहान तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी। सीन बदलता है और दिखता है योहान एक ताकतवर बिजनेसमैन जिसका शहर पर गहरा असर है। उसके साथ काम करती है मौली, जो उसकी सेक्रेटरी और बेटी टीना की देखभाल करने वाली भी है। स्कूल से लौटते ही टीना बिना कपड़े बदले डाइनिंग टेबल पर बैठती है। चेहरे पर चोट और कपड़ों पर मिट्टी देखकर योहान भड़क उठता है। वो टीना को डांटता है कि हर दिन उसकी शिकायत आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि टीना कोई शरारती नहीं, वो साहसी और सच्ची है, जो गलत तो कभी बर्दाश्त ही नहीं करती। पिता की डांट से आहत होकर टीना के मन की सारी दबी हुई बातें बाहर निकलने लगती हैं और वह रोते हुए अपने पिता से कहती है, आपको सिर्फ काम दिखता है पापा, अपनी बेटी नहीं। वह बताती है, मुझे मम्मी की याद आती है, क्योंकि आप मुझको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। ये सुनकर योहान भीतर तक हिल जाता है और तय करता है कि अगले दिन वो टीना के साथ वक्त जरूर बिताएगा। लेकिन तभी एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। योहान को पता चलता है कि उसकी कंपनी के कंटेनर से ड्रग्स के पैकेट मिले हैं। वह हैरान और गुस्से में अपनी टीम पर बरसता है, क्योंकि उसे शक है कि कंपनी के अंदर कोई गद्दार उसके नाम पर यह सब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन ट्रैकर के जरिए योहान और उसके बॉडीगार्ड सैमी की बातचीत सुन रहा होता है। वो समझता है कि योहान सिर्फ मासूम बनने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि असल में वही उसकी पत्नी और बेटी का कातिल है, और ठान लेता है कि अगले दिन वो उसे खत्म कर देगा। उधर योहान चिंतित है कि ड्रग स्कैंडल उसकी कंपनी की साख मिटा देगा, जबकि उसका बॉडीगार्ड सैमी उससे वादा करता है कि वो गद्दार को ढूंढ निकालेगा। अब दोस्तों सीन कट होकर शिफ्ट होता है ल्यूकस के पास, जो ड्रग्स सिंडिकेट बॉस कैजी का दायां हाथ है, और ल्यूकस के साथ एक खतरनाक लड़की है मैक्सी, जो उसकी खतरनाक फाइटर है। ल्यूकस गुस्से से तिलमिलाकर अपने गिरोह पर बरसता है। तभी उसकी फाइटर मैक्सी बिना कुछ कहे मोसी और बाकी आदमियों को गोलियों से भून देती है। खून से सना गोदान, और अब बस एक आवाज़, जो गलती करेगा वो जिएगा नहीं। मगर मरने से पहले मोसी आखिरी बार ल्यूकस को एक नाम बताता है, ब्रायन। अब ल्यूकस का अगला निशाना तय है, ब्रायन। ल्यूकस अब यकीन कर लेता है कि ब्रायन ही पुलिस को खबर देने वाला है, और उसे लगता है कि वो योहान का आदमी है, जो अंदर से ड्रग्स नेटवर्क तोड़ना चाहता है। लेकिन असलियत उसके उलट है। इसलिए ल्यूकस एक ऐसा चालाक प्लान बनाता है जिससे योहान और ब्रायन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अगले दिन योहान अपनी बेटी टीना को लेकर अपनी दिवंगत पत्नी के मेमोरियल पर जा रहा होता है।
तभी फोन आता है। पुलिस बताती है कि मोसी के ठिकाने से मिले ड्रग्स उसी के बैच के हैं जो 3 साल पहले योवान के वेयर हाउस से मिले थे। अब सबकी नज़र योवान की कंपनी पर है और उसका साम्राज्य हिलने लगता है। ब्रायन ट्रैकर से योवान की कार को फॉलो करता है, वही कार जिसमें उसने बम लगाया है। उसका अंगूठा रिमोट के बटन पर है। तभी जंगल के रास्ते पर ल्यूकस के लोग अचानक हमला कर देते हैं। गोलियों की बरसात, धुआं और अफरा तफरी। योवान की गाड़ियां चारों ओर से घिर जाती हैं। इसी अराजकता में टकराती हैं 3 किस्मतें। ब्रायन का बदला, योवान की बेगुनाही और ल्यूकस का खून से लिखा षड्यंत्र। गोलियां थम चुकी है, लेकिन अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। योवान की कार गोलियों से छलनी होकर सड़क किनारे खड़ी है, चारों ओर बारूद का धुआं। उसका बॉडीगार्ड सैमी बहादुरी से मुकाबला करता है और कई गुंडों को ढेर कर देता है, मगर ल्यूकस के आदमी योवान को बेहोश करके उठा ले जाते हैं। सैमी ट्रक के पीछे दौड़ता है और चलते ट्रक पर छलांग लगा देता है, जहां अंदर उसका सामना होता है मैक्सी, तेज, घातक और निर्दयी औरत से। ट्रक के झटकों के बीच दोनों की खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। मैक्सी के बार सटीक पड़ते हैं और आखिरी किक में वो सैमी को सड़क पर गिरा देती है। धूल के गुबार में ट्रक गुम हो जाता है और योवान अब लापता है। जंगल के दूसरे छोर पर टीना गुंडों से घिरी चीख रही होती है। तभी से निकलता है ब्रायन, चेहरे पर गुस्सा और दिल में कसम, अब कोई निर्दोष नहीं मरेगा। वो बिजली की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है। मुख के किक और नाइफ फाइट से सबको धूल चटा देता है। डरी हुई टीना बस देखती है और सोचती है ये आदमी कौन है। ब्रायन बस उसको कार में बैठने के लिए कहता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन जंगल में उनका पीछा जारी है। ल्यूकस के गुंडे पीछे, ब्रायन और टीना आगे। ब्रायन रास्ते में देखता है जिसमें उसने पहले से बम लगाया था और बटन दबाता है और एक आवाज बूम के साथ धमाके से जंगल कांप उठता है। दुश्मनों की कार आग के गोले में बदल जाती है और दुश्मन वहीं सब मर जाते हैं। उधर शहर में ड्रग्स कांड की खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। मीडिया, पुलिस और सरकार सब हरकत में आ जाते हैं। लेकिन इस हंगामे के बीच कहानी अब और भी डरावनी मोड़ लेने वाली है। अब खेल में उतरता है असली राक्षस कैची। गुस्से में वह होम मिनिस्टर और उसकी फैमिली को बेरहमी से कत्ल कर देता है ताकि दुनिया को डर का पैगाम मिले। फिर उसके आदमी योवान को घसीट कर लाते हैं। कैची मुस्कुराता है, तो आखिर मिल ही गए मिस्टर योवान। यहीं खुलता है सबसे बड़ा राज। कैजी ही वो मास्टरमाइंड है जो योवान की कंपनी की आड़ में ड्रग्स नेटवर्क चला रहा था। योवान के चेहरे पर अब गुस्से और पछतावे का तूफान है, क्योंकि उसने जान लिया कि उसके जीवन की सारी बर्बादी के पीछे वही शैतान कैजी उसके सामने खड़ा है। कैजी योवान के सामने साफ प्रस्ताव रखता है। उसकी लॉजिस्टिक कंपनी को ड्रग नेटवर्क में जोड़कर विदेश में सप्लाई करना चाहता है। योवान इनकार कर देता है, वह इस गंदे काम का हिस्सा नहीं बनेगा। कैजी चालाक है, मारने से काम नहीं बनेगा, इसलिए वह टीना को अगवा करने की धमकी देता है ताकि योवान को तोड़ सके। और इधर ब्रायन ने टीना को अपने घर में छुपा लिया। टीवी पर न्यूज़ देखकर टीना को पता चलता है कि ब्रायन ने अपने बेटी और अपनी पत्नी की हत्या की है। वह डर और शौक के बीच ब्रायन से पूछती है क्या यह सच है, तो ब्रायन सच्चाई बताता है और कहता है मैंने अपनी फैमिली नहीं मारी, इसे तुम्हारे पिता ने मरवाया है। टीना अंदर से हिल जाती है, लेकिन विश्वास नहीं करती। उसके लिए पिता न तो ड्रग का तस्कर है, न किसी को मारने वाला आदमी। इसलिए वह ब्रायन पर भरोसा करने से इनकार कर देती है। ब्रायन टीना से कहता है कि मेरी लड़ाई योवान से है, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। वो उसे सुरक्षित रहने और सच सामने आने तक छुप कर रहने की हिदायत देता है। टीना झिझकते हुए बाहर निकलती है। वह पब्लिक फोन से अपने पिता योवान की सेक्रेटरी मौली को कॉल करती है और पूरी सच्चाई बताती है। मौली शांत होकर कहती है ठीक है, तुम अगले चौराहे पर रुको, मैं अभी वहीं आ रही हूँ। टीना उस चौराहे पर खड़ी डर के साथ वेटिंग करती है जब एक पुलिस के वेश में स्मगलर आता है और उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी कीमत मिलियन में है। पर उसी वक्त ब्रायन छाया की तरह टूट पड़ता है, तेज लड़ाई से गुंडे को बेहोश कर देता है और टीना को छुड़ा लेता है। घबराई हुई टीना पूछती है तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे मिली, तुम सब कैसे जान जाते हो। तब ब्रायन बताता है कि उसने टीना के बैग में ट्रैकर लगाया था, इसलिए हमेशा उसकी लोकेशन और आवाज़ वह सुन रहा था और सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा सका। टीना प्रस्ताव रखती है चलो साथ मिलकर योवान को ढूंढते हैं, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता नशे के धंधे में नहीं है और उसे सच जानना था। दोनों का गठजोड़ बनता है। ब्रायन का बदला और टीना की सच्चाई की तलाश अब एक साथ जुड़ जाती है।
उनके मकसद एक है, सच और इंसाफ। दूसरी तरफ सैमी उस गुंडे की कार तक पहुंचता है और देखता है कि गुंडा पहले ही मर चुका था। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और फोन पर मौली को कहता है कि टीना का कुछ पता नहीं, शायद वो गायब हो चुकी है। अब दोनों में शक की दीवार खड़ी हो जाती है। क्या कोई किडनैपिंग में शामिल है? अब अगली सुबह ब्रायन और टीना शहर की तरफ निकलते हैं। टीना बताती है कि 3 साल पहले एक शख्स राजू उनके वेयर हाउस में नशा बाहर बेचता था। वह अब जेल से भाग निकला है और हो सकता है उसके पिता की किडनैपिंग में वही शामिल हो। ब्रायन ड्राइव करते हुए पूछता है कि राजू के बारे में कौन सब कुछ जानता है। टीना बताती है कि विक्रम वेयर हाउस का पुराना सिक्योरिटी ऑफिसर हर चीज जानता था। वे दोनों पुराने वेयर हाउस पहुंचते हैं। टीना अंदर विक्रम से पूछताछ करती है, पर विक्रम के चेहरे पर संदेह और डर साफ दिखता है और वह किसी को इशारा करने ही वाला होता है। तभी ब्रायन तेजी से अंदर आकर और कहता है, अगर मैं समय पर नहीं आता तो वो तुम्हें अपने जाल में फंसा देता। अब सीन में साफ हो गया कि विक्रम संदिग्ध व्यवहार कर रहा था और ब्रायन ने टीना को बचाकर एक बड़ा खतरा टाल दिया। तलाशी में ब्रायन और टीना को सिंडिकेट वाली पुरानी फाइलों में एक नाम मिलता है, बिट्टल, जो पहले वेयर हाउस में काम करता था और संदिग्ध नंबरों से जुड़ा हुआ दिखता है। गार्ड के फोन से लोकेशन ट्रेस करने पर पता चलता है कि स्लम मार्केट वो जगह है जहां नशे का सौदा खुलकर होता है। रास्ते में ब्रायन टीना में अपनी खोई बेटी की झलक देखकर भावुक होता है और सोचता है कि काश मैं अपनी बेटी को भी बचा पाता। स्लम मार्केट में पहुंचकर टीना अंदर अकेले जाने की जिद करती है। ब्रायन उसके जैकेट में ट्रैकर लगाकर भेजता है और वादा करता है कि किसी भी खतरे पर वह तुरंत अंदर कूद पड़ेगा। टीना हिम्मत से भीड़ में घुल मिल जाती है। अब अगला कदम बिट्टल की सत्य की खोज करना है। टीना अब गोडाउन में बिट्टल से मिलती है, लेकिन उसका आदमी टीना का वह बैग छीन लेता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। और बिट्टल वह आदमी था जो कभी योवान के वेयर हाउस में था और अब कैंची के नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। टीना को यह बात पता नहीं थी। वह अपने पिता का पता जानने के लिए $2 मिलियन बिट्टल को देने की कहती है, पर बिट्टल डर कर कैंची से टकराने को तैयार नहीं होता। बदले में बिट्टल चुपके से टीना की तस्वीर लेकर ल्यूकस मैक्सी को भेज देता है और स्क्रीन पर संदेश आता है कि मैक्सी को भेज दो, लड़की जिंदा चाहिए। अब स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। टीना ने सच खोजने की कोशिश की, पर उसे धोखे में डाला गया और ब्रायन की नज़रों के सामने नया संकट खड़ा हुआ। बिट्टल ने माना कि 3 साल पहले योवान के कंटेनरों से ड्रग्स बाहर भेजता था, लेकिन अब कोई और रास्ते पर चल रहा है। टीना गुस्से में जवाब देती कि ऐसे लोग दुनिया को जहन्नुम बना रहे हैं। बिट्टल उसे कैंची के पास भेजने की धमकी देता है, लेकिन टीना नशे के पैकेट्स गुंडों पर फेंक देती है और मौके का फायदा उठाकर भागती है। अब टीना संकट में होती है क्योंकि उसके ट्रैकर वाला बैग उसके साथ नहीं था और बाहर खड़ा ब्रायन एक व्यक्ति के हाथ में वही बैग देखता है और वह समझ जाता है कि टीना खतरे में हो सकती है। और बिट्टल टीना को बंधक बनाकर चाकू से धमकाता है और कहता है, हरकत करोगी तो मारी जाओगी। टीना अपने स्कूल टाइम की फाइटिंग स्किल याद कर उसे बिजली की तरह काट लेती है और ब्रायन पीछे से छलांग लगाकर बिट्टल को नीचे गिरा देता है। और बिट्टल डर के मारे बताता है कि सिर्फ जटी होटल का मालिक रॉनी जानता है कि कैंची का ठिकाना कहाँ है। ब्रायन टीना को बाइक पर बिठाकर स्लम मार्केट के 100 से ज्यादा गुंडों के बीच भागता है। गोलियों के बौछार, धूल, धुआं, चीखें चारों ओर होती हैं। गुंडे मशीन गन से हमला करते हैं। तभी रास्ते में मैक्सी खड़ी हो जाती है, काले लेदर शूज में, आंखों में नफरत। ब्रायन और मैक्सी के बीच खतरनाक फाइट होती है, घूंसे, किक और ब्लेड वाली भिड़ंत। मैक्सी ब्रायन को घायल करती है, लेकिन ब्रायन उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है और वह बेहोश हो जाती है। ब्रायन और टीना बाइक पर निकलते हैं, गुंडों से टकराते हैं। तभी सैमी गोली चलाकर उन्हें बचाता है। टीना ब्रायन पर भरोसा करती है और दोनों गायब हो जाते हैं। सैमी वहीं खड़ा रह जाता है, शक, गुस्सा और बेबसी के भाव के साथ। ब्रायन और टीना जट्टी होटल पहुंचते हैं, लेकिन रॉनी पहले से वहां जाल बिछा चुका होता है। रॉनी के गुंडे कमरे में घुसते हैं, लेकिन ब्रायन बिजली की रफ्तार से हमला कर 25 से ज्यादा गुंडों को अकेले धूल चटा देता है। फिर ब्रायन और रॉनी के बीच भारी फाइट होती है, मुक्कों और लातों की भिड़ंत। अंत में ब्रायन रॉनी को दीवार पर पटक देता है और रॉनी हार मानते हुए बताता है, कैंची साउथ डॉक के पास वाले गोदाम में है, वहीं सबको रखा है। ब्रायन और टीना अब कैंची के अड्डे की ओर बढ़ते हैं, जहां योवान बंदी है। होटल से निकलते ही सामने आती है मैक्सी, जिंदा और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। बारिश में भीगी सड़क पर ब्रायन और मैक्सी के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और मैक्सी ब्रायन को बेहोश कर देती है। फिर मैक्सी उसे मारने ही वाली होती है,
लेकिन तभी सैमी आ जाता है और मैक्सी के सीने में गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसी बीच ब्रायन चोट और खून के कारण बेहोश हो चुका होता है और जब ब्रायन होश में आता है तो खुद को एक अजनबी सेफ हाउस में पाता है। चारों ओर मेडिकल किट और सामने सैमी खड़ा होता है। ब्रायन गुस्से में झपटता है और उसे फंसाने का आरोप लगाता है, पर टीना बीच में आकर कहती है कि सैमी अब उनके साथ है। सैमी ना होता तो हम दोनों की जान न बच पाती। टीना कहती है कि वह सैमी के साथ कैंची के अड्डे पर जाएगी, लेकिन ब्रायन विरोध करते हुए, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, यह मौत का जाल है। टीना ने निडरता से जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी खुद चलाऊंगी, साथ दो या पीछे हटो। सैमी ने चिताया, अगर तुम जाओगी तो पूरा नेटवर्क तुम्हारे पीछे होगा, आसान नहीं होगा। ब्रायन ने दर्द और गुस्से के बीच कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अगर तुम खो गई तो मेरी लड़ाई का कोई मतलब नहीं। ब्रायन खुलासा करता है कि उसकी पत्नी जूली ने अपनी कंपनी में एक षड्यंत्र देखा और उसके सबूत उसके पास थे। कातिल ने जूली और उनकी बेटी को निशाना बनाया। जूली की मौत हो गई और बेटी भी नहीं बची। ब्रायन पेन ड्राइव दिखाते हुए बताता है कि यही वह सबूत योवान को दोषी साबित करेगा और इसी कारण उसकी फैमिली मारी गई। सैमी ब्रायन को बताता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई, लेकिन ब्रायन उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। तभी सैमी पीछे से हमला करता है और ब्रायन को बेहोश कर देता है और फिर दरवाजा खुलता है और मौली 3 से 4 हथियारबंद लोगों के साथ अंदर आती है, जिससे सैमी चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि उसका फोन ट्रैक किया गया था। टीना बताती है कि कंपनी में कोई शख्स है जो स्मगलरों से जुड़ा है और ब्रायन की पत्नी बेटी की हत्या भी उसी की साजिश थी। मौली का शक अब सीधे सैमी पर जाता है। सैमी कुछ कह पाता उससे पहले ही पीछे से बंदूक की आवाज होती है। सनी नाम का आदमी जो मौली के साथ आया था राइफल तान देता है और उसके 2 आदमी मौली और टीना को पकड़ ले जाते हैं और सैमी गुस्से में सनी से पूछता है कि वह किसके लिए काम करता है। सनी एक ठंडी मुस्कान देते हुए कहता है, जिस पर सैमी भरोसा करता है वही साजिश की जड़ है। सनी राइफल सैमी पर तान देता है और कहता है कि अब वह इसे खत्म कर देगा। ब्रायन अचानक होश में आकर सनी पर हमला करता है और उसे नीचे पटक देता है। अब ब्रायन खड़ा है, आंखों में आग लिए। कैंची के हेडक्वार्टर में योवान बंधक है, थका हुआ और घबराया हुआ। कैंची सिगार दबाए हुए आराम से बैठा है और उसे मनाने की ठंडी पेशकश करता है और कहता है योवान अपनी लॉजिस्टिक चलाकर उनके स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा बन जाए ताकि दोनों का फायदा हो। योवान ठंडे इरादे से मना करता है, मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होऊंगा। इसलिए कैंची को टीना को सामने लाकर धमकाता है। दबाव में फंसा योवान मजबूरी में झुकता है, कागजों पर साइन कर देता है। जीत तो कैंची की होती है, पर योवान की आत्मा बिखर जाती है। ल्यूकस ठंडे अंदाज में बताता है कि ब्रायन के पास वही पेन ड्राइव है जिसमें योवान की कंपनी के बर्बादी की चाबी है। कैंची शांत होकर उठता है और पूछता है, तो अब क्या करें? ल्यूकस की खबर ने सब खेल बदल दिया। ल्यूकस ठंडी और कर्कश सलाह देता है, सभी को मार डालो और पेन ड्राइव हड़प लो। सच दबाने की ठंडी निश्चयी चाल अब लागू होने वाली है, क्योंकि ल्यूकस जिसने कैंची को मार दिया था अब मंच जैसी कुर्सी पर बैठकर नया शहंशाह बन चुका है। उसकी आंखों में क्रूर आत्मविश्वास और खेल अब सब उसके नियंत्रण में है। अंतिम लड़ाई अब केवल कौशल और नियंत्रण की है। लड़ाई शुरू होती है। ल्यूकस तेज और उकसाने वाले हमले करता है, जबकि ब्रायन शांत और तकनीकी ढंग से हर स्ट्राइक का सामना करता है। ल्यूकस जानबूझकर तेज और अनियमित वार करता है ताकि ब्रायन का रिदम टूटे, जबकि सैमी बाकी गुंडों को काबू में करता है। ल्यूकस और ब्रायन से जुर्म का खुलासा करता है और कहता है कि उसने ही जूली और ब्रायन की बेटी की हत्या का आर्डर दिया था, क्योंकि जूली उसकी ड्रग्स स्मगलिंग में रुकावट थी। ब्रायन के लिए यह सन्नाटा और ठंडा सच था। ब्रायन का पागलपन सामने आता है। वह लाल आंखों के साथ ल्यूकस पर टूट पड़ता है, लेकिन ल्यूकस तैयार है और वार पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। सैमी पीछे से गोली चलाता है, पर ल्यूकस फुर्ती से बच जाता है और पलटकर सैमी को दीवार पर टकरा कर बेहोश कर देता है। ब्रायन और ल्यूकस की जानलेवा भिड़ंत जारी है और सैमी की मदद असफल साबित होती है। ब्रायन और ल्यूकस आमने सामने हैं, दोनों घायल लेकिन गुस्सा और बदले से भरे। ल्यूकस ताना मारता है और टीना को पकड़कर धमकी देता है, लेकिन ब्रायन और टीना एक इशारे से मिलकर पलटवार करते हैं। टीना ने ल्यूकस के हाथ को काटा और किक मारी। ब्रायन उसी पल चीखते हुए आगे बढ़ा। ब्रायन ने ल्यूकस को 2 घातक वारों से बेहोश किया और अंततः उसे मार दिया। यह उसकी पत्नी जूली और बेटी के लिए बदला था।
योवान टीना को गले लगाता है और ब्रायन का आभार व्यक्त करता है। ब्रायन पेनड्राइव लौटाता है और संतोष भरी मुस्कान के साथ बाहर निकलता है, जैसे अपने अतीत की राख से मुक्त हो गया हो। पर वह जानता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली गुनाहगार अभी भी सामने आने वाला है। ब्रायन पुराने गेट के अंदर जाता है और अंधेरे में बंदी मौली को पाता है। वह उससे सच पूछता है और मौली डरते हुए खुलासा करती है कि असली मास्टरमाइंड वही है जिसे ब्रायन और सैमी साथी समझते थे। ब्रायन का रंग उड़ जाता है, यादों और घटनाओं का कनेक्शन उसके सामने साफ हो जाता है। ब्रायन धीमी आवाज में कहता है, तुमने जाल बुनना बड़ी खूबसूरती से सीखा, पर कभी कभी मकड़ी भी अपने जाल में फंस जाती है। ब्रायन मौली के सामने कदम बढ़ाता और ठोस आवाज में खुलासा करता है कि उसने ल्यूकस के साथ मिलकर योहान की लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर ड्रग पैकेट्स भेजने और जांच से बचने के लिए यह सब किया। मौली बताती है उसने सबको नियंत्रण करने की सोची थी, पैसे, पावर और योजनाओं को अपने हाथ में रखने की, लेकिन टीना की चतुराई ने उसकी योजना उल्टी कर दी। मौली ने स्वीकारा कि सनी, ल्यूकस और कैची उसकी कठपुतलियां थीं। ल्यूकस को बिजनेस हिस्सा देने की योजना थी और कैची को अंत में मिटा देना उसका इरादा था। मौली स्वीकार करती है और वह ल्यूकस से मिलकर योहान की लॉजिस्टिक का इस्तेमाल ड्रग शिपमेंट के लिए कर रही थी और जूली ने यह सब देख लिया था, इसीलिए उसने जूली को खरीदने की कोशिश की। नहीं मानने पर ल्यूकस के आदमियों से उसे मरवा दिया। मौली का उद्देश्य कंपनी और ताकत हासिल करना था, लेकिन योहान ने पहले ही अपनी सारी संपत्ति टीना के नाम पर कर दी थी। अब मौली का पूरा प्लान बेकार हो चुका था। ब्रायन लालटेन लेकर मौली के सामने छोड़कर कहता है कि वह उसे शारीरिक दर्द नहीं, जीते जी सजा दिखाएगा, और फिर बाहर निकल जाता है। कमरे में मौली भय और पछतावे में डोल रही है। वहीं माइक्रोफोन में सब सुन रहा योहान अपने बेटी के साथ सुनकर टूट जाता है। मौली को लगता है कि अब उसका अंत होगा, लेकिन लालटेन पानी की बाल्टी में गिरती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। मौली के चेहरे पर आंसू और पश्चाताप है। दूर से पुलिस की सायरन बजती है। अधिकारी उसे हथकड़ी पहनाते हैं और सजा सुनाते हैं। दोस्तों, आपको यह मूवी स्टिंग रेस्क्यू कैसी लगी? क्या आपको ब्रायन का यह इमोशनल और पावरफुल बदला पसंद आया? नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दिखाइए कि सच्चा न्याय कैसा होता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि अगली ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी आपसे मिस ना हो। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।